ओके, शुक्रिया। ओके, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि हमारे पास ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग किस तरह से होती है और ये कहाँ पे लोकेट करता है और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होती है। तो जो एक्चुअली हार्ट है हमारे पास, ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि मसल्स पे मुश्तमिल होता है। ये जो हमारे पास ऑर्गन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। ये हमारे पास जो है पूरे जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से ही होती है, बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन। तो जब आपके पास ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेट करवाया जाता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए से करवाया जाता है, और ब्लड वेसल्स बार बार सर्कुलेशन किस तरह से करती है, बाय द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट। ठीक है। और जो हमारे पास हार्ट होता है, क्योंकि ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये मसल्स पे मुश्तमिल होता है, तो दिल से रिलेटेड मसल्स को हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। ठीक है। और दिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी डिस्कशन होगी वो हमारे पास कार्डिक डिजीजेस कहलाएंगी। कार्डिक मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री इन एक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस भी देखा था, एक्शंस जो हैं वो वॉलेंट्री भी होते हैं और इनवॉलेंट्री भी होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिनके अंदर आपका जो इंटरफेयर है वो नहीं होता। इनवॉलेंट्री एक्शंस खुद ब खुद हो रहे होते हैं। इसके अंदर आपकी थिंकिंग, आपकी मर्जी शामिल नहीं होती। जैसे कि हमारी हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये बाय सेल्फ है, खुद ब खुद हो रही होती है। एंड द कार्डिक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांचेस जो कि आपके पास स्ट्रेटेड सेल्स पे मुश्तमिल होती है। फिर ये हमारे पास सेल्स की टाइप आ जाती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं। तो जो कार्डिक मसल्स हैं उनके अंदर जो सेल की टाइप है वो स्ट्रेटेड सेल्स की टाइप है, जो जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लियस, या ये आपके पास सेल्स होती हैं जो कार्डिक मसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। जो हमारे पास जितनी भी दिल से रिलेटेड चीजें होंगी उनको हम कार्डिक से रिलेट करेंगे, रिलेटेड टू हार्ट। द बल्क ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर मेड ऑफ कार्डिक। ठीक है। और इनके अंदर जो कार्डिक सेल्स होंगे वो आपके पास स्ट्रेटेड सेल्स के टाइप होगी। हमारे पास अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि हार्ट कहाँ पे लोकेट करता है बॉडी के अंदर। तो जो हमारे पास हार्ट है वो बिटवीन लंग्स मौजूद होता है। ठीक है। जिसको हम बोलेंगे कि ये चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। चेस्ट कैविटी को इन अदर वर्ड्स हम थोरैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अंडर ब्रेस्ट बोन जो है ये मौजूद होता है हार्ट। एक प्रोटेक्शन के तौर पे ये चेस्ट कैविटी के अंदर अंडर ब्रेस्ट बोन हार्ट मौजूद होता है। तो ये इसकी लोकेशन है कि हार्ट कहाँ पे मौजूद होता है, बिटवीन लंग्स होता है। हमारे पास जो हार्ट है इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 खाने होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं इसके अंदर, 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स इसके चैम्बर्स में आते हैं। एक लेफ्ट और राइट आर्ट्रियम होगा और सेकंड वन जो है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होगा। These are the 4 chambers related to the heart. 2 सेपरेट पंप्स इसके अंदर मौजूद होंगे जो कि राइट और लेफ्ट साइड्स पे मौजूद होंगे। राइट साइड जो है आपके पास, दिल को अगर हम 2 साइड्स में डिवाइड करें, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, तो जो हमारे पास राइट साइड होती है ये रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। और जो खून आपकी बॉडी से दिल की तरफ आता है वो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है और जिसको हम गंदा खून कहते हैं। एंड सेंड इट टू द लंग्स, और जब वो डीऑक्सीजनेटेड खून लंग्स के पास जाएगा
तो हमारे पास लंग्स में ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है, जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस से आई हुई होती है। तो वहां पे उसके अंदर ऑक्सीजन इंक्लूड होने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो लंग से होके वापस आएगा तब वो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन आपके पास जो साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड विल रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग एंड सेंड इट टू होल बॉडी, और फिर आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट करवा दिया जाएगा, और इस तरह से वो आपके बॉडी सेल्स को जो है वो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑक्सीजन मिल जाएगी, और वहां पे ऑक्सीजन इस तरह से पहुंचा दी जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको एक ओवरव्यू दिखाया गया है कि किस तरह से आपके पास इंटीरियर ऑफ द हार्ट है। दिल का अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, वो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई गई है कि इसके अंदर सुपीरियर वेना केवा आपके पास ब्लू वेसल से आपको दिखाया गया है। एओर्टा है आपके पास, पल्मोनरी आर्टरी है। सिमिलरली आपके पास नीचे वाली साइड में अगर हम देखें तो आपके पास 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, उनको लेबल किया गया है। लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है। राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल आपके पास राइट साइड पे मौजूद है। अगर आप अगर इसको हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको कट करते हैं तो आपके पास लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम ऊपर आते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे आते हैं। नाउ अब हमारे पास आता है कि आपके पास जो हार्ट है वो एक सैक, एक थैली, एक इन्वेलप के अंदर महफूज होता है, जो कि उसको सराउंड करता है हमारे हार्ट को फॉर पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। तो बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम जो है वो एक पाउच है, एक सैक है, एक थैली है जो आपके जिसके अंदर आपका दिल जो है वो महफूज होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है। वो फ्लूइड जो है वो पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल्स के दरमियान मौजूद होता है, ताकि जब आपका ब्लड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो रगड़ वगैरह से या फ्रिक्शन वगैरह को मिनिमाइज किया जा सके, और ताकि पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल्स जो है उनके दरमियान फ्रिक्शन कम से कम पैदा हो। लुब्रिकेशन के लिए ये जो है पेरिकार्डियम फ्लूइड मौजूद होता है बिटवीन पेरिकार्डियम एंड द वॉल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन हमारे पास पेरिकार्डियम यहाँ पे मौजूद होता है। पेरिकार्डियम इज द फिब्रोसीरियस सैक, एक थैली होती है दैट इनक्लोजेस द हार्ट एंड रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सुपीरियर वेना केवा, एओर्टा वगैरह आ जाती हैं, पल्मोनरी वगैरह आ जाती हैं, इस तरह से। पेरिकार्डियम जो है वो लाइज विद इन द मिडल मेडिस्टिनम। ये आपके पास टाइप्स ऑफ वॉल्स होती हैं। पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन इज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट एज अ होल एंड टू सर्व एज अ lubricated container in which the different parts of the heart can contract, ठीक है। तो ओवरऑल ये कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट जो है उसको, या आपके पास मूवमेंट ऑफ द हार्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी मूवमेंट को प्रिसाइज बनाने के लिए यहाँ पे इसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस हार्ट वॉल। हमारे पास जो दिल की दीवारें हैं वो 3 तरह की होती हैं। इनको जाके हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे उधर एक ओवरव्यू भी देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोकार्डियम की। एंडो का मतलब इनसाइड होता है। तो आपके पास जो अंदर वाली वॉल्व्स होंगी, जो जिनको हम डीपेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट बोलेंगे, जो बिल्कुल अंदर की तरफ होंगी दीवारें, वॉल्व्स, उनको हम एंडोकार्डियम वॉल्व्स बोलेंगे।
ये किस तरह की होंगी? ये स्मूथ लाइनिंग इनके अंदर मौजूद होगी ताकि फ्रिक्शन जो है वो ब्लड फ्लो के दौरान कम से कम हो। टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन फॉर ड्यूरिंग ब्लड फ्लो, ये आपके पास एंडोकार्डियम वॉल्व जो है वो मौजूद होती हैं। सेकेंड वन हमारे पास मायोकार्डियम आते हैं। मिडल लेयर ऑफ द हार्ट, लोकेशन ऑफ मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग। ठीक है, ये भी आपके पास मस्कुलर फाइबर्स होंगे जो कि पंपिंग के, ब्लड फ्लो के जो पंप है उसको जो है वो उसकी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे ये मायोकार्डियम सेल्स मौजूद होंगे। थर्ड वन इज द पेरिकार्डियम। ये आपके पास आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जैसे कि पेरिकार्डियम से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो ये वाली वॉल्व जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। ये वॉल्व कंपोज होती है विसरल पेरिकार्डियम सेल्स पे मुश्तमिल होती है, पेरिकार्डियल कैविटी पे मुश्तमिल होती है। इसके अलावा आपके पास पेरिटल पेरिकार्डियम के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। आप यहाँ पे आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि अगर थोड़े से पार्ट को जूम करके देखा जाए तो हार्ट वॉल्स आपको नजर आती हैं, ये लेयर्स की फॉर्म में है। सबसे पहले आपके पास जो है वो आउटर लेयर है, फिर वो आपके पास मिडल लेयर आएगी और फिर आपके पास इनर साइड के ऊपर इनर वॉल आ जाएगी। फर्स्ट जो आपके पास है फिब्रस लेयर है, उसके बाद आपके पास सीरस लेयर है, देन आपके पास विस्ट्रल लेयर है जिसको हम विस्ट्रल पेरिकार्डियम बोलेंगे। उसके बाद में मायोकार्डियम लेयर आती है एंड एट द एंड आपके पास एंडोकार्डियम लेयर आती है। ठीक है, दीज आर द थ्री लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल जो कि जिन सब का पर्पस एक अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर बताएं तो प्रोटेक्शन है, ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो को मेंटेन करवाना है और उसको कंट्रोल करवाना है। और जो हमारे पास ह्यूमन हार्ट है ये डबल पंप के तौर पे काम करता है और बिल्कुल दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके पास बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी तरह ह्यूमन हार्ट भी 4 चैम्बर्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, जिसको हमने देखा था राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टियम के थ्रू हमने देखा था 4 चैम्बर होते हैं। डबल पंप के तौर पे कैसे काम करता है, जैसे कि हमने देखा था जो ब्लड है वो 2 दफा दिल के अंदर आता है, तो मतलब इस वजह से हम इसको कहते हैं कि डबल पंप के तौर पे काम करता है बिकॉज इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट टू द लंग्स, और फिर लंग से ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में दोबारा दिल के पास आता है और फिर दोबारा बॉडी के पास जाता है। इस तरह से ये डबल पंप के तौर पे काम करता है। हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे 4 चैम्बर्स की, जिसके अंदर हमारे पास 2 आर्टरिया, राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, एंड सेकेंडली हमारे पास 2 वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं जो कि वन इज एट राइट साइड एंड अदर इज एट द लेफ्ट साइड। ये आप इधर देख भी सकते हैं, अगर नीचे वाले पोर्शन को देखा जाए तो आपको 4 चैम्बर्स बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं। राइट साइड पे 2 और 2 आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे। हम बात करेंगे आर्ट्रिया की। जो हमारे पास आर्ट्रिया होता है वो स्मॉल, ठीक है, थिन वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं और स्मॉल होती हैं, और इनका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन है कि ये रिसीव करता है ब्लड को, रिसीविंग चैम्बर के तौर पे ये काम करता है फॉर ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन, पुश द ब्लड इनटू द एडजेसेंट वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जब कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके पास आर्ट्रिया, तो ये बिल्कुल अपने नीचे वाले जो वेंट्रिकल होगा, अगर आपके पास लेफ्ट आर्ट्रिया है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड जो है वो ट्रांसफर कर देगा। अगर आपके पास वो राइट आर्टरिया है तो वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर देगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन
आर्ट्रिया और वेंट्रिकल आपके पास वॉल्स होते हैं। वो फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह से वो वॉल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं और किस तरह से वो ओपन होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। आर्ट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम राइट साइड, तो आपके पास सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा। ठीक है, राइट साइड वाले आर्ट्रिया के अंदर अगर ब्लड आता है तो वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। अगर वो लेफ्ट साइड के अंदर आता है तो वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए से आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास नेक्स्ट आर्ट्रिया के बाद आते हैं वेंट्रिकल। आर्ट्रिया के बाद हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स भी उसी तरह से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये आपके पास मोस्ट ऑफ द मैस मतलब मैसिव पार्ट ऑफ द हार्ट होते हैं। बहुत सारा जो मैस है वो वेंट्रिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल आर 3 times थिकर देन दैट ऑफ द राइट। ठीक है, इसी वजह से हमें ना हमें ये फील होता है कि हमारा जो दिल है वो लेफ्ट साइड पे है। एक्चुअली ऐसे नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड वाला जो वेंट्रिकल है वो थिकर है और 3 times थिकर है देन द राइट वेंट्रिकल। इस वजह से उसको हम इस तरह से फील करते हैं कि हम यूं कहें कि यूजली फेल्ट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। दिल को हम यूजली फेल्ट करते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे है। क्यों ऐसा फील करते हैं, जबकि हमने इसकी लोकेशन को बिल्कुल डिस्कस किया है कि ये बिटवीन द लंग्स इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी अंडर ब्रेस्ट बोन मौजूद होता है। तो हम इसको लेफ्ट साइड पे क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट होता है ये स्ट्रोंगर होता है। और जब ये ब्लड पंप करता है तो ये होल बॉडी को ब्लड जो है वो सर्कुलेट करवा रहा होता है। तो मेजर फंक्शनिंग पूरी बॉडी के अंदर जो ये ब्लड की सर्कुलेशन है यहाँ से हो रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इस वजह से ये स्ट्रोंगर होने की वजह से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि दिल जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनको डिस्चार्जिंग चैम्बर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड जो है वेंट्रिकल्स के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आपके पास वो लंग्स में जाता है डिस्चार्ज होके, या फिर वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड को डिस्चार्ज जब करते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। अगर आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वेंट्रिकल उसको डिस्चार्ज करेंगे लंग्स की तरफ। अगर आपके पास वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ब्लड को डिस्चार्ज किया जाएगा आपकी बॉडी सेल्स की तरफ, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी। इस वजह से इनको हम डिस्चार्जिंग चैम्बर्स बोलेंगे। प्रोपेल ब्लड टू पल्मोनरी ट्रंक आर एओर्टा। ठीक है, ये आपके पास ब्लड कैरी वेसल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे राइट आर्ट्रियम की। राइट आर्ट्रियम जो है ये रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम जो है वो प्रोसेसिंग की तरफ आ गए हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा और किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन होगी। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा है ब्लड सॉरी हार्ट चैम्बर्स का, जो कि 4 थे, और उनका एक छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा है फंक्शनिंग के लिहाज से। अब हम प्रॉपर जो है वो इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास राइट आर्ट्रियम होता है जो कि रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा बिलो एंड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा अबव। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के अबव पार्ट्स और बिलो पार्ट से जो खून आ रहा है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा का सारा खून जो है वो राइट आर्ट्रियम रिसीव करता है। ठीक है, अगर अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है तो वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा है। अगर वो
लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा है तो वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा है, और वो सारा ब्लड जो है वो राइट आर्टरियम रिसीव करेगा। आप यहाँ पे बिल्कुल इतना क्लियर उसने जो है वो आपको पिक्टोरियल व्यू दिखाया है कि किस तरह से फ्रॉम बॉडी आपके पास ब्लड राइट आर्टरियम के अंदर आ रहा है। जैसे ही ब्लड राइट आर्टरियम में आ रहा है तो जो आपके पास ये ब्लड हार्ट डायग्राम है उसके अंदर ब्लड वाले एरिया जिसको राइट आर्टरियम है उसने उसको ब्लड के साथ लेबल किया है, ठीक है। और बाकी सारा जो है ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास पिक्टोरियल व्यू है। तो फॉर क्लैरिफिकेशन उसने राइट आर्टरियम को रेड करके दिखाया है। अब क्या होगा, अब जब आपके पास राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। फिर आपके पास जो राइट वेंट्रिकल है वो रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टरियम थ्रू द ट्राइकैप्सिड वॉल्व। अब आपके पास राइट आर्टरिया और आपके पास राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व होता है जिसको हम ट्राइकैप्सिड कैस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्राइकैस्पिड वॉल्व होता है इसका भी एक फंक्शन होता है कि ये बैक फ्लो को रोकता है। कि जब आपके पास वेंट्रिकल जो कि राइट वेंट्रिकल है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैक फ्लो ऑफ ब्लड राइट आर्टरिया के अंदर उसको जाने से रोकेगा, ठीक है। ट्राइकैस्पिड वॉल्व जो है ये ओपनिंग और क्लोजिंग करवाएगा। जब आपके पास राइट आर्टरिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा तब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये क्लोज हो जाएगा। अब आप पिक्टोरियल व्यू में देखें तो आपके पास राइट आर्टरिया से ब्लड जब ट्राइकैस्पिड वॉल के जरिए राइट वेंट्रिकल में गया है तो आपके पास उसने राइट वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है उसको रेड लेबल कर दिया है, ठीक है। अब इसने फिर एरोज के जरिए से ब्लड की मूवमेंट दिखाई है तो एरो के जरिए से दिखा रहा है कि किस तरह पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो लंग्स की तरफ भेज दिया जाएगा। ये हमने राइट साइड की बात की, अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में जो अपर आपके पास चैम्बर है वो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। तो ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, क्योंकि हमारे पास राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी थी, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स के पास ले गई थी ब्लड को, और फिर लंग्स पे जाने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म के अंदर लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम 4 पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी विच ड्रेन पोस्टीरियरली। यहाँ पे आपको पिक्टोरियल व्यू के अंदर लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो रेड लेबल करके दिखाया गया है। अब हमारे पास जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को सप्लाई कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, और बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल हमारे पास एक वॉल्व मौजूद होगा जो कि बाइकैस्पिड वॉल्व कहलाएगा, या इन अदर वर्ड्स मिट्रल वॉल्व कहलाएगा। ये वॉल्व क्या करेगा, ये गार्ड वॉल्व के तौर पे काम करेगा, पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और बैक फ्लो को भी रोकेगा, ठीक है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको पॉसिबल भी करवाएगा और बैक फ्लो को भी रोकेगा। ये जो आपके पास बाइकैस्पिड या ट्राइकैस्पिड वॉल्व है। इसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर, ठीक है, इसकी दीवारें मोटी होती हैं देन द राइट वेंट्रिकल। मैंने पहले भी बताया लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें जो है वो 3 टाइम्स थिकर होता है ये, या मैसिव होता है, स्ट्रॉन्गर भी हम बोल सकते हैं, बट द स्ट्रक्चर इज सिमिलर।
The thick valve is necessary to pump oxygenated blood at high pressure through the systemic circulation. फिर ये हमारे पास जो सर्कुलेशन है वो दो तरह की होती है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। तो बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू सप्लाई किया जाता है। हार्ट वॉल्व्स आपके पास आते हैं, इसके अंदर हमारे पास हार्ट वॉल्व्स इंश्योर यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। इट्स मीन कि वो बैक फ्लो को रोकेंगे, वापसी मूवमेंट जो होती है, बैक मूवमेंट ऑफ फ्लो, उसको रोकेंगे। और ये जो हमारे पास वॉल्व्स होते हैं ये कंपोज होते हैं एंडोकार्डियम विद ए कनेक्टिव टिश्यू कोर। इसकी दो मेजर टाइप्स होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं और सेमिलूनर वॉल्व्स ये होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्राइकेस्पिड वॉल्व के अंदर किस तरह से थ्री जो है वो आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं, और जो बाई कैस्पिड वॉल्व है उसके अंदर आपको दो मतलब लेबलिंग्स नजर आ रही हैं। इसी तरह आपके पास एओर्टिक वॉल्व है, और जो आपके पास एओर्टा से रिलेटेड होगा, और आपके पास पल्मोनरी पल्मोनरी वेन से रिलेटेड भी एक वॉल्व है जो कि पल्मोनिक वॉल्व के नाम पे यहाँ पे लेबल किया गया है। फर्दर हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो ये बिटवीन एओर्टा आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल्व्स मौजूद होते हैं, वो जो भी वॉल्व है वो आपके पास जनरली क्या कहलाएगा, आर्ट्रियो फॉर आर्ट्रिया और वेंट्री फॉर वेंट्रिकल। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जो आपके पास राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं उसको हमने ट्राइकेस्पिड वॉल्व बोलना है, और जो लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है उससे हमने बाइकेस्पिड वॉल्व या फिर आपने मिट्रल वॉल्व बोलना है। ठीक है, जो हमारे पास एवी वॉल्व्स हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं, ये प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्ट्रिया व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो या वो ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा या फिर वो बॉडी की तरफ जाएगा, बैक वो आर्ट्रिया के अंदर नहीं जाएगा। ये पर्पस है आपके पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स का। इसके बाद जो हमारे पास सेमिलूनर हार्ट वॉल्व्स आते हैं, ये वो वॉल्व्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब जो हमारे पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स थे वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्ट्रिया रोकते थे, मतलब वेंट्रिकल से आर्ट्रिया के अंदर जाने से रोकते थे। लेकिन जो हमारे पास सेमिलूनर हार्ट वॉल्व्स होंगे ये ब्लड को वेंट्रिकल्स में वापस जाने से रोकेंगे। ठीक है, जब ब्लड आगे चला गया है, फॉर एग्जाम्पल वो लंग्स की तरफ जा रहा है या वो बॉडी की तरफ जा रहा है, तो वो बैक फ्लो मतलब वेंट्रिकल्स में जाने से रोकने के लिए जो वॉल्व्स हैं वो सेमिलूनर वॉल्व्स कहलाएंगे। एओर्टिक सेमिलूनर वॉल्व जो है ये बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रिकल वेंट्रिकल एंड एओर्टा मौजूद होगा। जो पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व होगा ये बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी ट्रंक मौजूद होगा। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल तो नेसेसरी है ना, वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक में आपके पास जो वॉल्व है वो पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व है, और जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान वॉल्व है वो एओर्टिक सेल्युलर वॉल्व होगा। अब हमारे पास कुछ साउंड्स होती हैं जब आपके पास हार्ट बीट जनरेट होती है ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि हमारे पास डबल पंप हो रहा होता है ब्लड का, तो हमारे पास लब और डब साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं ड्यू टू वॉल्व क्लोजिंग। तो जो लब होती है वो क्लोजिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है, क्लोजिंग ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व।
ठीक है। तो उस वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब आपके पास सेमिलूनर वॉल्व्स प्रोड्यूस क्लोज हो रहे होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपके पास एवी वॉल्व्स की वजह से लब और सेमिलूनर वॉल्व्स की वजह से डब साउंड्स प्रोड्यूस होती है। अभी मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा कि आपके पास वॉल्व्स दो तरह के यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स और हमने सेमिलूनर वॉल्व्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, दोनों वॉल्व्स आपके पास चार हो जाते हैं टोटल। ये आपके पास प्रॉपर सर्कुलेशन जो है वो रेड करके उससे बताई हुई है कि आपके पास सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड वाले डायग्राम को देखा जाए तो वहां पे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को लेबल करके दिखाया हुआ है। ठीक है, जो आपके पास एओर्टा है वो आपके पास राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है एओर्टा के थ्रू। और फिर आपके पास लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वहां से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास राइट साइड पे अगर देखें तो आपके पास वेंट्रिकल जब रिलैक्स करते हैं और तो आपके पास इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है। और जब आपके पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंट्रा वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो राइज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर ब्लड जो है वो पुश किया जाता है अगेंस्ट सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो वॉल्व होता है वो ओपन हो जाता है। और जब आपके पास प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करता है तो वो आपके पास क्लोज हो जाता है। नाउ दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। दो तरह के वॉल्व हमने डिस्कस किए, आर्ट्रोवेंट्रिकुलर और सेमिलुनर वॉल्व्स। ये सारी वही डिस्कशन है जो हम पीछे डिटेल से देख के आए हैं, बस यहाँ पे कंपैरिजन है दोनों वॉल्व्स के दरमियान। दिस इज द लेबलिंग कि आपके पास पल्मोनरी है और आपके पास एओर्टा है, आपके पास सेमिलुनर वॉल्व्स मौजूद है यहाँ पे, आपके पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ट्राइकेस्पिड और बाइकेस्पिड के नाम से स्टेबल है। पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व्स हैं और एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व्स हैं। तो इनको जनरली हम सेमिलुनर वॉल्व्स भी बोलेंगे। ये अब हमारे पास हार्ट के अंदर जो आर्टरीज हैं उनके अंदर किस तरह से ब्लड की सप्लाई होती है, उनमें किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो ये हमारे पास द आर्terial सप्लाई ऑफ द heart is provided by the right and the left coronary artery which arise from ascending aorta immediately above the aortic wall। ठीक है, ये आप जहाँ पे हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से एओर्टा से आपके पास आर्टरीज निकल रही हैं जिन्हें हमने राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज से लेबल किया है। सर्कुलेटरी आर्टरीज हैं ये, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है और एक आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी है। जो राइट साइड पे है वो आपके पास नजर आ रही है, डाउन साइड पे है। और जो अप साइड पे आर्टरी आपको नजर आ रही है वो आपके पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। अब हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी की कुछ ब्रांचेस की बात करेंगे। जो राइट मर्जिनल आर्टरीज हैं जिनको हम एक्यूट मर्जिनल आर्टरी बोलते हैं, ये पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी होती है और ये सीनो आर्ट्रियल नूडल आर्टरी होती है। जैसे कि हमने बहुत सारे हमारे पास एक नूडल सिस्टम मौजूद होता है बॉडी के अंदर।
तो ये हमारे पास जो है नूडल आर्टरी, ये आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नूडल आर्टरी के अंदर आती है, जो कि ब्रांचेस हैं। ये आप देख सकते हो कि मेन कोरोनरी आर्टरी से किस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं, एमर्ज हो रही हैं। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज आती हैं, और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उनको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज बोलते हैं, या फिर हम इनको एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बोलते हैं, जो कि मौजूद होती है फोर्थ सुल्कस की तरफ ये मौजूद होती हैं, जो कि आपके पास सेप्टल ब्रांचेस भी होती हैं और डायगोनल ब्रांचेस की तौर पे भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी होती है, और इसके साथ साथ एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी मौजूद होती है। ये आपके पास राइट और लेफ्ट साइड पे जो सब ब्रांचेस हैं उनको हम बोलते हैं, जो कि आपके पास मेन ब्रांच जो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उधर से निकल रही है। दिस इज कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड जो लेबलिंग है वो यहाँ पे विद मेन लेबलिंग यहाँ पे मौजूद है। ये आपके पास वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट है कि किस तरह से ड्रेन होता है ब्लड डिफरेंट पार्ट्स में। ये आपके पास नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट है कि नर्व किस तरह से सप्लाई होती है। आपके पास नर्वस सिस्टम वो प्रॉपर, हमने एक पूरा नर्वस सिस्टम देखा था जो कि न्यूरॉन से रिलेटेड है। द हार्ट इज innervated by sympathetic and parasympathetic fibers of the autonomic nervous system, while the cardiac pulses situated below the arc of the aorta। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास जो है वो हार्ट बीट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड था। अब हम जर्नली एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। वो हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट गैस लाज की। हमारे पास गैस लाज जो होते हैं इनके अंदर हम रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल वो पैरामीटर हमारे पास टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और इसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं किसी भी गैस के। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं केमिस्ट्री के अंदर? किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास बेसिक यूनिट होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम केमिस्ट्री में यूं तो नहीं कह सकते ना कि हमें एक एक ग्राम NaCl दे दो, हमें 1 ग्राम जो है वो ये दे दो। कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के बिहाफ पे डिस्कस की जाती है। तो हमने इन डिफरेंट पैरामीटर्स का जो रिलेशनशिप चेक करना है वो देखेंगे कि आपके पास अगर कोई भी गैस है तो उसने किस पैरामीटर के अंदर कौन सा रिलेशन जो है वो डिस्क्राइब किया था किस साइंटिस्ट ने। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब किए थे, तो उन साइंटिस्ट के नेम्स पे हम इन गैस लॉज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जनरली आइडियल गैस लॉ क्या होता है कि ऐसी कोई भी गैस नेचर के अंदर, जो जितने भी गैस लॉज हैं, साइंटिस्ट ने जितने भी लॉज दिए हैं गैस के हवाले से, उन सब लॉज को ओबे करे, फॉलो करे, तो वो गैस आइडियल गैस कहलाएगी। और जनरली रियलिटी के अंदर हमारे पास कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। ये आइडियल केसेस होते हैं जिनके अंदर हम एज्यूम कर लेते हैं कि आइडियल गैसेस भी होती हैं, लेकिन कोई भी आइडियल गैस हमारे पास रियल गैस नहीं होती। ऑल रियल गैसेस आर नॉन आइडियल गैसेस। ठीक है, तो जनरली आइडियल गैस लॉज क्या होते हैं कि ऐसी गैसेस जो सारे लॉज को फॉलो करेगी वो आइडियल गैस कहलाएगी।
और हमारे पास ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। सबसे पहले हम यहाँ पे आइडियल गैस लॉ को जो है वो मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। आइडियल गैस लॉ क्या होता है? आइडियल गैस लॉ हमारे पास एक रिलेशन है जो कि आपके पास एट द एंड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा। ये रिलेशन आपके पास आइडियल गैस लॉ कहलाता है, जिसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीपल जो है वो एन आर टी के इक्वल होगा। एन नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है ये एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, आर आपके पास गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो ये वाला जो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी लॉ है, ये लॉ आइडियल गैस लॉ कहलाता है, या ये जर्नल गैस इक्वेशन भी कहलाती है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जर्नल गैस इक्वेशन भी इसी को कहती है। जर्नल क्यों? क्योंकि सारी गैसेस इस लॉ को, इस रूल को, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी, इसलिए ये जर्नल टर्म है फॉर ऑल गैसेस। तो इसको हम जर्नल गैस इक्वेशन भी बोलेंगे। अब हमारे पास एक बॉयल्स साइंटिस्ट था, उसने जो ला दिया था उसके ला को बॉयल्स ला बोलेंगे। चार्ल्स ने जो ला दिया था उसको चार्ल्स ला बोलेंगे। एवोगैड्रो, डिमिट्री एवोगैड्रो, जिसने एवोगैड्रो नंबर डिस्क्राइब किए थे, उसने एक ला भी गैसेस के बारे में डिस्क्राइब किया, तो उसको हम एवोगैड्रो ला बोलेंगे। बॉयल्स का जो हमारे पास है ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर उसने दिया था। बॉयल्स ने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होता है या जो वॉल्यूम होता है, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है कि आपके पास वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बॉयल्स ने बोला था। तो जब आप डायरेक्ट रिलेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो ये जो के है ये आपके पास बॉयल्स कांस्टेंट है। जब आपने इसको अलग किया तो पी वी इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, जो मेन बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है वो इस तरह से होगी कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। और जब आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू के। सेकेंड लॉ जो गैस लॉ है वो आपके पास चार्ल्स लॉ है। वो आपके पास है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। कांस्टेंट का मतलब है कि आप उसको ना ही चेंज करें और ना ही आप उसको इंक्रीज करें। जिस रिएक्शन के अंदर जो प्रेशर आपने एक बार अप्लाई किया है उसी को मेंटेन रखा जाए, तो वो आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल कहलाता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर। इट्स मीन के V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके कांस्टेंट को अलग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा V/T इज इक्वल टू के। ठीक है, ये चार्ल्स ला था, चार्ल्स ने दिया था। थर्ड वन आपके पास एवोगैड्रोस लॉ आता है। एवोगैड्रो कहता था एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस विच इज इन द कंटेनर। तो आपने जिस गैस को कंटेनर में फिल किया है उस गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा है, अगर वॉल्यूम कम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम है। तो ये जो था उसने रिलेशन दिया था एवोगैड्रो ने। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके कांस्टेंट को अलग करेंगे तो आपके पास रिलेशन आएगा V/N इज इक्वल टू K। ठीक है, ये तीन गैस लॉज थे जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किए थे डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। बॉयल्स की कंडीशन थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, इट्स मीन टेम्परेचर की कंडीशंस को चेंज नहीं किया, ना ही उसे इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, बल्कि जो एक बार उसको मेंटेन रखा। चार्ल्स ने जो कंडीशंस लगाई थी वो कांस्टेंट प्रेशर थी और एवोगैड्रो ने जो कंडीशन लगाई थी वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर थी। अब अगर हम इन तीनों लॉज को कोलेक्ट करके एक ही रिलेशन में डेवलप करें तो V इज
inversely proportional to pressure and directly proportional to temperature and the number of moles. ठीक है, V is equal to 1 over P multiplied by T multiplied by N. T stands for temperature, N stands for number of moles of the gas. ठीक है, ये temperature of the gas है और P pressure of the gas है और वॉल्यूम इज V is the volume of the gas. जो आप एक कंटेनर के अंदर लेके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सारी उसकी कंडीशंस हैं. जो आपके पास ऊपर वाला रिलेशन है वहां पे डायरेक्टली रिलेशन आपका आएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over P and inversely proportional to 1 over P and directly proportional to temperature and number of moles. जब आप डायरेक्ट रिलेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है जो कि उसने कैपिटल R से लिखा है. ये कैपिटल R आपके पास जर्नल गैस कांस्टेंट आ रहा है या आप इसको आइडियल गैस कांस्टेंट बोलोगे. ठीक है, तो V इज इक्वल टू nRT over P. आप इसको कंपाइल करके यूं लिख सकते हैं और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT. अब दिस इज द फाइनल रिलेशन PV इज इक्वल टू nRT जो कि आपने डिराइव किया है 3 गैस लॉज को मिला के, बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो. इन 3 लॉज से आपने एक मेन गैस इक्वेशन डिराइव की जिसको आपने आइडियल गैस लॉ या फिर जर्नल गैस इक्वेशन बोला है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. इस इक्वेशन के ऊपर हमारे पास पूरा एफएससी के अंदर एक चैप्टर रिलाई करता है. अब अगर आप इस गैस कांस्टेंट को अलग करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है कि इसकी R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट जो है इसके डिफरेंट क्या होता है यूनिट्स, इसके यूनिट्स के बारे में एमसीक्यूज आते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है. इसके बहुत सारे यूनिट्स आते हैं क्योंकि आपके पास प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट हैं. पास्कल भी है, mm/Hg भी है, आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है. इसी तरह वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि लीटर में भी मेजर कर सकती हैं, CM3 में मेजर कर सकती हैं, M3 में मेजर कर सकती हैं. इसी तरह टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर सकती हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकती हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकती हैं. तो इस वजह से आपके पास R के भी बहुत सारे यूनिट्स आते हैं. तो STP क्या होता है, ये आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती हैं. जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं वो क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा आपके पास जीरो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन, ठीक है, ये 273.15 केल्विन इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के. ये आपके पास टेम्परेचर की कंडीशन जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है. इसी तरह आपके पास प्रेशर की कंडीशंस भी स्टैंडर्ड होती हैं जब वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. 1 ATM प्रेशर आपके पास स्टैंडर्ड प्रेशर होता है. ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस एट STP आप ले रहे हो, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर अगर 1 मोल गैस को लिया जाए तो आप किस तरह से आइडियल गैस कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो. आपके पास प्रेशर आइडियल है जो कि 1 ATM है, वॉल्यूम 1 ATM के ऊपर आइडियल वॉल्यूम आपके पास 22.1 मोल का वॉल्यूम हमेशा यही होगा. आप जो मर्जी गैस ले लो, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, मीथेन ले लो, आप कोई बड़ी गैस ले लो, आप जो मर्जी गैस ले लो, 1 मोल ऑफ गैस का इतना ही वॉल्यूम होता है 22.414 DM3 एंड 1 DM3 इज इक्वल टू 1 लीटर. तो आप 22.414 लीटर जो है वो आप वॉल्यूम पुट करोगे. नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 है, बता दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है. टेम्परेचर आपके पास स्टैंडर्ड है. तो इस तरह से आपके पास जो कैलकुलेशंस आएंगी
वो आपके पास 0.0821 यूनिट्स वो आपके पास आएंगे, जिसमें आपने इनको लिया है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन आपके पास आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास SI यूनिट जो है इस तरह से आएगा। ये आपके पास जर्नल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। P इज इक्वल टू NRT। इसी तरह आप एक और फॉर्मूला यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को यूज करते हुए प्रेशर फाइंड आउट किया है कि व्हाट इज द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर exerted by 0.500 mole sample of nitrogen gas in 10-liter container at 298 Kelvin temperature। तो आप जनरली यहाँ से PV इज इक्वल टू NRT वाली कंडीशंस लगाते हुए प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे सेकंड वन आपके पास है व्हाट इज द वॉल्यूम। आप वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो इन लीटर। कंडीशन बताइए, आपने लीटर में बताना है वॉल्यूम of 0.25 mole of oxygen gas at 20 degrees Celsius and 0.974 atm pressure। ठीक है, अब ये 1 atm pressure नहीं है बल्कि 0.974 atm pressure की कंडीशन उसने बताई है। अब हमारे पास PV इज इक्वल टू NRT को एक और मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। हमने जो जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है वो है PV इज इक्वल टू NRT। नंबर ऑफ मोल्स N होते हैं, और अगर हम इस तरह से करें कि PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम M ओवर कैपिटल M बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस को स्मॉल m से और मोलर मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1 मोल ऑफ मीथेन गैस, तो 1 मोल ऑफ मीथेन गैस इज इक्वल टू mass of the methane gas over molar mass of the methane gas will be equal to the number of moles। अब मुझे जितना भी mass of methane given है, मैं उसके अंदर number of moles बता सकती हूँ n is equal to m over capital M के जरिए से। तो n की जगह पे मैं m over capital M भी लिख सकती हूँ। mass of that gas जिसके ऊपर आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई करोगे, और molar mass of that gas जो कि आप ले रहे हो। ठीक है, मोलर मैस स्पेसिफाइड होती है हर गैस के लिए, जो कि एटॉमिक मैसेज का समीशन होता है। तो n को आप m ओवर कैपिटल M भी लिख सकते हो। तो हमने वही अप्लाई किया, और PV इज इक्वल टू MRT ओवर कैपिटल M। ठीक है, अब अगर हम इस वॉल्यूम को राइट साइड पे लेके आते हैं, वहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, और आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम को आप D से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो ऊपर आपके पास स्मॉल m है ये मैस है, और नीचे जो वॉल्यूम V है ये आपके पास वॉल्यूम है। तो m ओवर V की जगह पे आप सिंपली D भी लिख सकते हो। तो इससे आपके पास एक डेंसिटी रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर आपके पास किसी गैस का की डेंसिटी बताई हुई है, तो आप डेंसिटी कैलकुलेशन ये वाली लगा सकते हैं, और डिफरेंट जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें डेंसिटी गिवन है, तो आप ये वाला रिलेशन लगा के टेम्परेचर, प्रेशर या फिर मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट कन्वर्जन्स कहलाती हैं। ये आपके पास पूरा प्रेशर का है कि किस तरह से आप फोर्स पर यूनिट एरिया आपके पास प्रेशर कहलाता है, और आप डिफरेंट गैसेस के ऊपर किस तरह से प्रेशर को जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास लो प्रेशर है जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे की विसिनिटी में नहीं है, एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहे। जैसे जैसे आप ये आपके पास मूवेबल पिस्टन है, आप इस मूवेबल पिस्टन को प्रेस करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, हाई प्रेशर होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल जो है वो
क्लोज हो गए हैं, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई है। अब हम यहाँ तक कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होते हैं। तो जनरली जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो पास्कल होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, पीए। ठीक है, 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करोगे कि 1 न्यूटन फोर्स जब मीटर पर स्क्वायर के ऊपर लगाई जाएगी तो वो 1 पास्कल है। ठीक है, इसी तरह इसके और भी बहुत सारे यूनिट हैं। ये आपके पास 10, 13, 25 पास्कल आपके पास है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप 10, 13, 25 पास्कल को 10, 13, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये डिफरेंट यूनिट कन्वर्जन हैं, ये आप देख लोगे। ठीक है, मतलब आप एटीएम के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, किलो पास्कल के अंदर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, एमएम ऑफ एचजी के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, पीपीएसआई पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंचेस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, जूल्स के अंदर कर सकते हो, कैलोरीज के अंदर कर सकते हो, और सिमिलरली आप बार्स के अंदर भी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो एसआई यूनिट से रिलेटेड आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर। तो वो आपने याद रखना है कि पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि प्रेशर का यूनिट पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये यूनिट कन्वर्जन है, ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन इतनी नहीं जितनी आपके पास पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, कल हम इससे नेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर मैं मैम महविश के हैंड ओवर कर देती हूँ। जी, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक मैम फाबिया का क्वेश्चन है कोई। यस प्लीज। जी फाबिया, आपका माइक ऑन है, आप बोल सकती हैं। जी मैम, मुझे बायो के टॉपिक से पूछना है कि साइनो आर्टियल नोडल आर्टरी का जो है क्या काम था, फंक्शन क्या है उसका? ये हमारे पास ना मस्कुलर जो आपके पास है, चूंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दिल के अंदर कोई हड्डी तो नहीं होती ना, आपके पास मसल्स होते हैं, तो वहां पे भी तो ब्लड सर्कुलेशन को पॉसिबल करवाना होता है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास मसल्स हैं वहां पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को पॉसिबल कराने के लिए होती है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। मैम महविश, आप कंटिन्यू करें। ओके मैम, थैंक यू। आज का हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को नेक्स्ट हम कंटिन्यू करने से पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी है जब चार्जेस स्टैटिक पोजीशन में हो, मतलब मूव ना कर रहे हो, रेस्ट में हो। चार्जेस रेस्ट में भी हो सकते हैं, चार्जेस मोशन में भी हो सकते हैं। चार्जेस की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन चार्जेस अगर रेस्ट में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो, मूव ना कर रहे हो, तो उस वक्त चार्जेस की जो स्टडी होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की टाइप्स कितनी हैं।
चार्जेस की काइंड्स को देखें तो चार्जेस दो तरह की होती हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग अस इंक्लूडिंग पीपल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. चार्जेस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. If the same amount of negative and positive charge are brought together, they neutralize each other and there is no net charge. Neutral objects are objects which contain positive and negative charge but in equal number. देखिए जो ऑब्जेक्ट्स जो न्यूट्रल होते हैं, जिन पे हमें बज़ाहिर ये लगता है कि इन पे कोई चार्ज नहीं है, तो उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं. पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके तो उस बॉडी को न्यूट्रल बना देते हैं. ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में होते हैं. However, if there is a little bit more of one type of charge than the other on the object, then the object is said to be electrically charged. अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव से थोड़े से ज्यादा, मतलब जितने भी अमाउंट में ज्यादा हो, इक्वल ना हो, ज्यादा होंगे तो तब भी वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कहलाएगा. और अगर नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव से ज्यादा होंगे तब भी हम बॉडी को, सब्जेक्ट को कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है. लेकिन अगर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी, अगर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी. तो इस तरह से एक न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की अमाउंट सेम हो. अगर पॉजिटिव ज्यादा होंगे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी, और अगर नेगेटिव चार्जेस अमाउंट में पॉजिटिव से ज्यादा होंगे, वो जितने भी ज्यादा हों, ठीक है, तो वो हमारे पास बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे हम जो हमारे पास बॉडी है. यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स शो किए हुए हैं. फर्स्ट जो डायग्राम है, फर्स्ट सर्कल बनाया हुआ है जिसमें चार्जेस शो किए हुए हैं, उसमें 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 6 नेगेटिव चार्जेस हैं. अब चार्जेस तो हैं बॉडी के ऊपर, लेकिन बॉडी न्यूट्रल है क्योंकि नेट चार्ज जो है इस बॉडी के ऊपर वो 0 है. अगर पॉजिटिव चार्जेस 6 हैं और 6 ही नेगेटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, नेट चार्ज बॉडी के ऊपर 0 होगा. ठीक है, देयर इज 0 नेट चार्ज, द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल. 0 नेट चार्ज है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? न्यूट्रल कहलाएगा. अब नेक्स्ट सेकंड में हमारे पास 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 6 नेगेटिव चार्जेस हैं. तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव से ज्यादा है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी. नेट चार्ज बॉडी के ऊपर 2 होगा, 2 पॉजिटिव, नोटेशन को शो कर रहा है पॉजिटिव चार्जेस की. ठीक है, और बॉडी क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा. अगर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड में 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 9 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव से ज्यादा हैं तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी, और इसके ऊपर -3 चार्ज है, मतलब 3 नेगेटिव चार्जेस जो है वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा हैं तो बॉडी जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी. इसके बाद है यूनिट ऑफ चार्ज. अब चार्ज का यूनिट क्या होता है? हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो साथ उसका यूनिट जो है वो मस्ट होता है. ठीक है, तो चार्जेस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इनको मेजर किया जा सकता है चार्ज की क्वांटिटी कितनी है. ठीक है, तो उसके लिए इसका भी यूनिट जो है वो भी होगा कोई ना कोई. तो चार्जेस का जो यूनिट है वो कोलम है. अब कोलम होता क्या है? कोलम इज द चार्ज, कोलम ऑफ अ चार्ज इज अ वेरी लार्ज चार्ज. कोलम चार्ज जो है इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है इसमें हम लोग चार्जेस जो होते हैं उसमें बहुत कम होते हैं, मतलब हम छोटे छोटे पैमाने पर चार्जेस की स्टडी कर रहे होते हैं तो चार्जेस के लिए छोटे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. कोलम इसका ऐसा यूनिट है चार्जेस का. ठीक है, लेकिन जो इसके छोटे यूनिट्स हैं वो माइक्रो कोलम और नैनो कोलम्स हैं. तो ये माइक्रो और नैनो का कॉन्सेप्ट हमने प्रीफिक्सेस में स्टार्टिंग में जब हमने क्वांटिटीज पढ़ी, उनके यूनिट्स पढ़े, तो वहां पे हमने ये प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था. माइक्रो क्या होता है? 10 की पावर -6 मीन 0.0005 टाइम्स 0 एंड 6. ठीक है, 10 की पावर -9 मीन नैनो कोलम, नैनो 10 की पावर -9 के इक्वल होता है. ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये अगर 1 नैनो कोलम चार्ज है इट्स मीन 0.8 टाइम्स 0 एंड 9. ठीक है, तो मतलब ये बहुत क्वांटिटी जो है वो कम है, 1 से बहुत लेस है. तो ये अगर आपको चार्जेस जो है वो स्मॉल अमाउंट में चार्जेस उनको रिप्रेजेंट करना हो तो हम माइक्रो कोलम, नैनो कोलम इस तरह से इसको प्रीफिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास अगर अमाउंट चार्जेस की बहुत कम है तो उसको भी नोट किया जा सके. कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का. ठीक है, इसमें क्या होता है कंजर्वेशन में हमें ये बताती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चार्ज है, ठीक है, वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना वो खुद से क्रिएट होता है. ठीक है, वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह उस चार्ज को डिस्प्लेस कर देती है. जैसे एनर्जी जो है वो किसी बॉडी में ना तो क्रिएट होती है, मतलब ना डिस्ट्रॉय होती है. एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म्स चेंज कर सकती है. इस तरह से चार्जेस में भी यही कॉन्सेप्ट होता है. करें ऑब्जेक्ट कैन बिकम चार्ज्ड बाय कांटेक्ट और बाय रबिंग देम.
किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है उससे किसी और ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करके या रब करके, दिस मीन दैट दे कैन गेन एक्स्ट्रा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्जेस को गेन कर सकता है, ठीक है। चार्जेस हैपन व्हेन यू फॉर एग्जांपल रब योर फीट अगेंस्ट द कारपेट। आप जब भी अपने पाँव को कारपेट के अगेंस्ट रब करते हैं तो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं इवन तब भी, ठीक है। व्हेन यू देन टच समथिंग मेटालिक और अदर पर्सन यू विल फील अ शॉक एज द एक्सेस चार्ज दैट यू हैव कलेक्टेड इज डिस्चार्ज। कह रहे हैं कि जो भी आपने चार्ज जो है वो कलेक्ट करेंगे वो आपके वो चार्जेस जो हैं वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चार्जेस आपकी बॉडी में एंटर भी हो सकते हैं और चार्जेस जो हैं वो वहां से डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, मतलब अपनी जगह छोड़ के जा भी सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि चार्जेस जो हैं वो जस्ट लाइक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वी से दैट चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब यही होता है कि अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेस हैं, देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर चार्जेस जब वो रब कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट के चार्जेस दूसरे पे चले जाएंगे, ठीक है। और चार्ज हो रही है बॉडी तो चार्जेस हैं वो बैकवर्ड मूव करेंगे, लेकिन चार्जेस की अमाउंट जो दोनों बॉडीज में है वो सेम रहेगी। मतलब चार्जेस ना तो खुद से क्रिएट होंगे ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव कर जाते हैं। इस तरह से एनर्जी भी यही होती है। एनर्जी भी कंजर्वेशन के लॉ को ओबे करती है कि एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी की क्वांटिटी है वो सेम रहती है। मतलब जितने जाउल एक एनर्जी है वो चेंज फॉर्म तो चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे पास हम किसी भी बॉडी को पेट्रोल वगैरह या कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो आपकी लेट्स सपोज आप बाइक में पेट्रोल डाल रहे हैं तो आप उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसकी कुछ उसकी मूव करने में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ वो उसका जो एक इंजन है वो हीट होता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी अपनी फॉर्म्स को चेंज करती है, ना तो वो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है। यही सेम जो फिनोमिना है चार्जेस के लिए भी ये बात ओबे करती है। When you rub your feet against the carpet, negative charge is transferred to you from the carpet. The carpet will then become positively charged by the same amount. अब जब अपने पाँव को रब करते हैं कारपेट से तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज ट्रांसफर होते हैं आपके अंदर कारपेट से, और कारपेट में क्या होगा, द कारपेट विल देन बिकम पॉजिटिवली चार्ज बाय द सेम अमाउंट। जितने नेगेटिवली चार्ज आपके बॉडी में आएंगे कारपेट उतना ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो वो जो कारपेट के चार्जेस थे नेगेटिवली वो आपके अंदर चलेगी और कारपेट के अंदर क्या आगे उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज आ गई, ठीक है। तो कह रहे हैं अनदर एग्जांपल इज टू टेक टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब क्या करें हम लोग, एक दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स लें, अगर एक प्लास्टिक रूलर है और एक कॉटन क्लॉथ है, मतलब कोई हैंकरचीफ रुमाल वगैरह, टू बिकम द ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल। करेंगे टू बिगिन, अब जो आप जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्टिविटी को, इस एग्जांपल को, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके न्यूट्रल हैं, मीन दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस है। प्लास्टिक रूलर के ऊपर और कॉटन क्लॉथ के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस है। दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज, हम ये कह रहे हैं कि दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उसका मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो दोनों की क्वांटिटी सेम हो। अब देखिए बिफोर रबिंग क्या होगा, द रूलर चार्ज है 9 पॉजिटिव चार्ज है 9 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूट्रल कॉटन क्लॉथ जो है उसके ऊपर भी 9 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्जेस की क्वांटिटी क्या है, सेम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, अब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, अब देखिए जो आपके पास रूलर था उसमें 9 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 9 नेगेटिव चार्जेस हैं। कॉटन क्लॉथ के ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है 5 नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स तो हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल है, because number of positive charge is equal to number of negative charge in both objects, ठीक है। रूलर में भी ऐसा ही है और हैंकरचीफ में, कॉटन क्लॉथ में भी ऐसा ही है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस दोनों सेम है। अब हम दोनों की अगर क्वांटिटीज को ऐड करें, ठीक है, रूलर के और कॉटन क्लॉथ के पॉजिटिव चार्जेस को ऐड करें और रूलर के और कॉटन क्लॉथ के नेगेटिव चार्जेस को ऐड करें, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 9 + 5 14, और दूसरी सिचुएशन में भी आपके पास नेगेटिव चार्जेस के लिए भी 9 + 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस का सम भी 14 है और नेगेटिव चार्जेस का सम भी 14 है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आफ्टर रबिंग क्या सिचुएशन होगी। नाउ इफ कॉटन क्लॉथ इज यूज्ड टू रब द रूलर, अगर कॉटन क्लॉथ को हम करते हैं रूलर के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होंगे फ्रॉम द क्लॉथ टू द रूलर। नेगेटिव चार्जेस क्लॉथ की से रूलर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आपका जो कॉटन क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और रूलर आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि रूलर के ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी अमाउंट ज्यादा हो गई है, तो रूलर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कॉटन क्लॉथ आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम जो चार्जेस की कंजर्वेशन की सिचुएशन को देख रहे थे वो फॉलो होगी। कैसे देखिए, अगर आप अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सम करें,
अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है रूलर के ऊपर क्या होगा, रूलर के ऊपर कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, रूलर के ऊपर आपके पास 9 नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्जेस हैं और 12 नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास है कॉटन क्लॉथ, उसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं लेकिन 2 नेगेटिवली चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज बचेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अब अगर आपको सम करें 9 + 5 करें 14, 12 + 2 14, तो अब जो सेम अमाउंट जितने हमारे पास रब करने से पहले थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उतने ही अब होंगे। सिर्फ क्या होगा हमारे पास उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, मतलब कॉटन क्लॉथ से आपकी जो जिस सब्जेक्ट के साथ आपने इसको रब किया था मतलब रूलर उसके ऊपर ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है। तो चार्जेस जो है वो कंजर्व रहे हैं हमारे पास इस सिचुएशन में। फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, अब चार्जेस के दरमियान हमने फोर्सेस फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय नॉन मूविंग स्टैटिक चार्जेस ऑन ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The electrostatic force between like charges is repulsive, the opposite charges is attractive। देखिए अब ऐसी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, ऐसी फोर्स जो एक्सर्ट हो टू नॉन मूविंग मतलब स्टैटिक चार्जेस के दरमियान, स्टैटिक चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगी। स्टैटिक मीन साकिन, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव ना कर रहे हो, तो चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो वो उसकी स्टेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है, ठीक है। अब ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में हो और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो ऐसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है जाहिर है अब चार्जेस सेम भी हो सकते हैं और ऑपोजिट भी हो सकते हैं। अगर चार्जेस सेम होंगे लाइक चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स होगी, और अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होगी, मतलब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। In other words, like charges repel each other while opposite charges attract each other. This is different to the gravitational force which is only attractive। अब ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्स होती है। ग्रेविटी जो है अर्थ की वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये डिफरेंट होती है फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए आपके पास सेम डिफरेंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैं तब भी रिपल्शन होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, और अगर दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तब भी रिपल्शन होगी, और हम फोर्स को फोर्स ऑफ रिपल्शन कहेंगे। और रिपल्सिव फोर्सेस इसमें हम शो की हुई हैं, एक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे, ठीक है। लाइक होंगे तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन की फोर्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास the close together the charges are the stronger the electrostatic forces between them। अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो क्लोज होंगे एक दूसरे के करीब होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं स्ट्रांग होंगी, ठीक है। स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्सेस शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, अब चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फोर्सेस जो है वो हमारे पास साथ ही कम हो जाएंगे। अब ये फोर्स अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो, दोनों सिचुएशन में ऐसा ही होगा। डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम चार्जेस की सिचुएशन में रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस भी दोनों चार्जेस में दोनों सिचुएशन में क्या होंगी, अगर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी, डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सिचुएशन में भी यही फिनोमेना जो है ये फॉलो होता है। अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, आर are electrically neutral, i.e. they have same amount of negative and positive charge inside them. By convection the electrons कैरी नेगेटिव चार्ज एंड द प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। द यूनिट ऑफ चार्ज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय वन इलेक्ट्रॉन। अब जो चार्ज का यूनिट होता है वो अमाउंट होती है ऐसी जो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है। ऑल द मैटर एंड मटेरियल्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ एटम। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर है या मटेरियल्स हैं अर्थ के ऊपर वो एटम से मिलकर बनते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सम मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रॉन टू मूव इलेक्ट्रिकली रिलेटिवली फ्री थ्रू देम। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं कि वो फ्रीली मूव कर सके, तो ऐसे मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करते फ्रीली मूव करने के लिए वो इंसुलेटर कहलाते हैं, मतलब चार्जेस की मूवमेंट जिसमें नहीं होती वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अब हमने जो स्टडी किया इसमें हमारे पास जो मेन इसका थीम है वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर न्यूट्रल वो सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड चार्ज नेगेटिव चार्जेस करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चार्जेस इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज
be transferred, ये conservation of charges, ठीक है. Charges measured in column, charges का यूनिट column है. Conductor allow charge to move through them easily, conductor allow करते हैं कि charges उनके दरमियान easily move कर सके, जबकि जो insulators हैं वो do not allow charge to move through them easily, insulator allow नहीं करते कि charges उनके दरमियान freely move कर सके. उसके बाद क्या है कोलम लॉ. अब कोलम लॉ जो हमने ऊपर देखा था कि फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान, वो फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है, अट्रैक्शन की भी हो सकती है. अब कोलम लॉ जो है उस फोर्स के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है कि वो फोर्स क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, किस चीज पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है. दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. जी, कोलम लॉ हमें क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो रिपल्शन की भी हो सकती है. चार्जेस सेम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ऑपोजिट होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस जिनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमारे पास बहुत स्मॉल हो, ठीक है. 2 पॉइंट चार्जेस, जो 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. वो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या दो चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान फोर्स होगी, तो वो जो चार्जेस की मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस की, उसके प्रोडक्ट के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है. तो F हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, ठीक है, और R स्क्वायर के, मतलब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली क्वांटिटी को हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं. और देखें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल की हम सिंबल को खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं. यहाँ पे कांस्टेंट के है, ये डायग्राम से इसको शो किया हुआ है. अगर आपके पास Q1 और Q2 चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो रिपल्शन की फोर्स होगी F1 और F2, और अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. F1 और F2 जो है वो किसके इक्वल है, के ई के, ठीक है. इनके दरमियान जो फोर्सेस है वो के ई हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है. Q1 एक चार्ज की क्वांटिटी, Q2 दूसरे चार्ज की क्वांटिटी, उनके दरमियान डिस्टेंस R है, R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है electric property associated with each point in space when charge is present in any form. The magnitude and direction of electric field are expressed by the value of E called electric field strength. अब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ई से, ठीक है. उसकी जो मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है. और सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है. ये तीनों सेम एक ही चीज के तीन नाम है. नॉलेज ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विदाउट एनी स्पेसिफाइड नॉलेज of what produce the field is that all is needed to determine what will happen to electric charges close to that particular point. यहाँ पे हमें ये बात एक्सप्लेन की जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे है उसके लिए हमें ये बात पता होना जरूरी नहीं है कि फील्ड जो है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है. हमें सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता होना जरूरी है, तो वहां जिस पॉइंट पे हमारे चार्जेस हैं, ठीक है. चार्जेस की क्वांटिटी पता हो, डिस्टेंस पता हो, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. अब जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई की एट एनी पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक और कोलम फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट. अब जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो कोलम फोर्स एफ के इक्वल होती है. जो कोलम लॉ में फोर्स है एफ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट. सिंपली एफ इज इक्वल टू एफ बाय क्यू. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसे हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमें फोर्स पता हो और चार्ज पता हो, ठीक है. E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, ठीक है. और ये वो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. हम ये कहते हैं कि हमें एक इनफाइनाइट पॉइंट पे एक चार्ज है, उसको हमने किसी एक फील्ड के अंदर जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसके करीब लेके आना है, ठीक है. तो E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं, नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट दैट व्हिच इज एक्सर्टेड बाय अ पॉजिटिव चार्ज। अब फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स एक्सर्ट होती है एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसकी डायरेक्शन, और जो फोर्स नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्सर्ट होती है, उन दोनों की डायरेक्शन जो होती है ऑपोजिट होती है। ठीक है, डायरेक्शन जो है उसमें डिफरेंस आएगा। डायरेक्शन इन्वॉल्व हो क्यों नहीं है? कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बिकॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो में की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इज चूजन आर्बिट्रेरी एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड because positive charges repel each other. The electric field around an isolated positive charge is oriented radially outward. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। ठीक है, when they are represented by the lines of forces or field line, electric fields are depicted as starting on positive charge and terminating on negative charge. वो कह रहे हैं कि जब हम lines of forces या field lines की बात करते हैं तो ये बात देखी जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्जेस से और एंड होते हैं नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। ये एक फिनोमेना जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव से और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव की तरफ। अ लाइन टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब लाइन जो टेंजेंट होगी फील्ड लाइन के वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो तो होगा फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब करीब होंगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर होंगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन हाउ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। अब वो जो मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की गिर्द, वो कंसीडर करती है कि सोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि चार्ज जो है उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्पेस के अंदर। और ये चीजें हमें इलेक्ट्रिक लाइन से पता चल जाती है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन से, और फील्ड की कितना स्ट्रॉन्ग है। ये भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमें बता देती है कि फील्ड हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। For a charge concentrated nearly at a point, the electric field is directly proportional to the amount of charge, is inversely proportional to the square of the distance radially away from the center of the source charge, and depends also upon the nature of the medium. And nature of medium पे भी depend करेगा. The presence of material medium always diminishes the electric field below the value it has in vacuum. अब जो हमारे पास वैक्यूम हो, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान खला हो, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और किसी मीडियम का होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, दोनों जगहों पे डिफरेंट होती है। अब प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर हम समराइज करके देखें तो वो क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को टकराती नहीं है। ठीक है, The field lines are perpendicular to the surface of the charge. Field line perpendicular होती हैं चार्ज की सरफेस के. Magnitude of the charge and the number of field line both are proportional to each other. अब चार्ज की मैग्नीट्यूड और फील्ड लाइंस की जो तादाद है दोनों एक दूसरे की क्या होंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी. The start point of the field line is at positive charge. फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है. For the field line to either start at or end at infinity, a single charge must be used. एक सिंगल चार्ज की हमें जरूरत होती है फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ पे देखें, away from a positive charge and toward a negative charge. अब नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है और पॉजिटिव चार्जेस के लिए आउटवर्ड होती है. इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओरिजिनेट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट अ नेगेटिव चार्ज. डायग्राम से शो किया हुआ है कि पॉजिटिव चार्जेस की इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्जेस के लिए डायरेक्शन इनवर्ड होती है. रूल्स फॉर ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखते हैं. फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर ड्राइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. द फील्ड लाइंस बिगिंस एट द चार्ज एंड एंड इधर एट द चार्ज एट इन्फिनिटी. फील्ड लाइंस होती हैं जो हमारे पास चार्ज जो हम टेस्ट चार्ज है उससे स्टार्ट होती हैं और किसी भी पॉइंट चार्ज जो इन्फिनिटी है वहां पे जाके एंड हो सकती हैं, मतलब लामहदूद फासले पे जाके खत्म हो सकती हैं. व्हेन द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, जब फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो फील्ड लाइंस करीब करीब होंगी. फील्ड लाइंस डिपेंड करती हैं चार्ज के ऊपर. फील्ड लाइंस शुड नेवर क्रॉस ओवर. फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस आर टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर दे पास थ्रू. जिस पॉइंट से वो पास करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो टेंजेंट होती हैं उस पॉइंट के. नेक्स्ट हमारे पास है कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक डिवाइस है दैट possesses the ability to store energy in the form of an electric charge.
कैपेसिटर एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो चार्जेस को स्टोर कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पे मुश्तमिल होता है जिनको एक डिस्टेंस से खास फासले से अलग किया जाता है। उनके दरमियान जो स्पेस है बिटवीन द कंडक्टर में बी फिल्ड बाय अ वैक्यूम। उनके दरमियान स्पेस जो है कंडक्टर के दरमियान वो फिल की जाती है वैक्यूम से या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम से। उस मटेरियल मीडियम को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक वो मीडियम होता है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पाया जाता है। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बाय होल्डिंग अपार्ट पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। कैपेसिटर के जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनकी वजह से ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है, एनर्जी को कैरी करता है। सिंपलेस्ट डिजाइन फॉर अ कैपेसिटर इज अ पैरेलल प्लेट। जो सिंपलेस्ट डिजाइन है कैपेसिटर का वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। उसमें दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान कुछ फासला होता है। बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो उसकी फॉर्म की वजह से, स्टाइल की वजह से, लेंथ की वजह से, गिर्थ की वजह से और उसके मटेरियल जो उसमें यूज होता है उसकी वजह से उनको हम डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इसका मेन पर्पस ये होता है कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, चार्जेस को स्टोर करने के वाली डिवाइस जो है वो कैपेसिटर कहलाती है। हर कैपेसिटर की डिफरेंट कैपेसिटी होती है कि वो चार्जेस को कितना स्टोर कर सकता है और कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की जो सलाहियत है उसको कैपेसिटेंस कहा जाता है। कैपेसिटर की शेप में दो मेटल प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान कोई ना कोई मीडियम होता है। उस मीडियम को डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, उस डाइइलेक्ट्रिक में हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक की डिफरेंट होने की वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम या वैक्यूम जो है भी है उसके डिफरेंट होने की वजह से कैपेसिटर की शेप्स डिफरेंट होने की वजह से, उसका स्टाइल डिफरेंट होने की वजह से, लेंथ डिफरेंट होने की वजह से कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और कैपेसिटर के बारे में मजीद जो हम इसकी डिटेल है कैपेसिटर की फॉर्मेशन, कैपेसिटर का पढ़ने का यहाँ पे मकसद ये था कि कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है। हम चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करती है। बाकी कैपेसिटर की टाइप्स, कैपेसिटर की किस तरह से हम इसको जोड़ते हैं और कैपेसिटर एनर्जी को किस तरह से स्टोर करता है, इसकी कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, उनके यूनिट, सब चीजें जो हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इससे फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम ये भी अपने मैथ के लेक्चर के बाद इसको एंड पे देखते हैं। अपना मैथ का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर की एक एक्सटेंशन है। ठीक है, रियल नंबर हकीकी ज्यादा होते हैं जिसमें हम लोग अपने पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर, पॉइंट्स, डिजिट्स, वैल्यूज और इसके अलावा जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज होती हैं ये सारी हमारे पास रियल नंबर में आती हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट है और रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट कहलाता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास रियल नंबर से भी बड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जो मेन नंबर है वो अयोटा है। अयोटा की वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। अयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। मतलब अगर हम -1 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास अयोटा आता है। ठीक है, इस लफ्ज को आई को अयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास वो कहता है वी वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। और इस वैल्यू को हम फाइंड कैसे करते हैं कि अगर हमने हमेशा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ा। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेना चाहें तो वो अयोटा आता है। ठीक है, अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर हम नेगेटिव वैल्यूज का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आता है, इट इज रैपिडली बिकम क्लियर दैट नीदर अ पॉजिटिव और नॉर अ नेगेटिव नंबर कैन डू इट। अब यहाँ पे देखिए -1 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे वो ना तो +1 आएगा ना -1 आएगा। अब 1 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो +-1 आता है। हम 4 का स्क्वायर रूट ले लें, 2 का ले लें, 3 का ले लें तो प्लस माइनस में उसकी वैल्यूज को डिनोट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर माइनस वैल्यूज का हम स्क्वायर रूट लें तो उसमें हमारे पास ये कंफ्यूजन होती है कि इसकी वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। तो उसकी वैल्यू फिर अयोटा फॉर्म में आती है।
अगर हमारे पास -2 है स्क्वायर रूट पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2 की जो भी वैल्यू आए, ठीक है, वो पॉइंट्स में आए वैल्यू वो आ जाएगी, और माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ -4 फाइंड कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस जो स्क्वायर रूट के अंदर था उसकी वजह से साथ उसके अयोटा आ जाएगा। इस तरह किसी भी माइनस वैल्यू का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करने को दिया जाए तो आप माइनस के बगैर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, और माइनस जो है स्क्वायर रूट में उसकी जगह पे आई का नोटेशन लगाते हैं, और इस आई को अयोटा बोलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी होती है। अब देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर लें तो वो -1 आता है, -1 का स्क्वायर जो है वो +1 है, तो अब इसकी जगह 1 तो नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन अब -1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक नई क्वांटिटी से, जिसको अयोटा का नाम देते हैं, डिफाइन टू बी सच दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब अगर आप इसका स्क्वायर लें, देखिए अयोटा का अगर आप स्क्वायर ले तो जब -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो -1 आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद करना भी बहुत जरूरी है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और अयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर -25 का स्क्वायर रूट फाइंड करें हम लोग, ठीक है, 25 क्या है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और माइनस जो है स्क्वायर रूट के अंदर उसकी वैल्यू है अयोटा, तो ये 5 अयोटा आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर 5 अयोटा का स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, 25 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है तो -25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16/9 स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब जो माइनस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा अयोटा। अगर अब इस वैल्यू का हम स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो वो क्या आएगा, हम लोग 4/3 अयोटा का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर -1, तो ये -16/9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए उसका स्क्वायर कैसे लेना है, ठीक है, और कोई नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू आ जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको किस तरह से डील करना है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो हिस्से होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम लिखते हैं तो हम a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसमें a रियल पार्ट कहलाता है, b इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि किस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, ठीक है, या आपसे उसका रियल पार्ट पूछ लिया जाए उस नंबर के अंदर, या उसका इमेजिनरी पार्ट पूछ लिया जाए, तो जो भी नंबर जो अयोटा के बगैर होगा वो उसका रियल पार्ट कहलाएगा, जो नंबर अयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। रियल नंबर्स आर द यूजुअल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इफ वी मल्टीप्लाई अ रियल नंबर बाय अयोटा, अगर हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें अयोटा से तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 आपके पास रियल नंबर है, आप 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो अयोटा आ जाएगा आपके पास इमेजिनरी, ठीक है। अगर आप 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, 3 अयोटा इमेजिनरी आ गया। -1/2 को आप अयोटा से मल्टीप्लाई करें, -1/2 रियल है, इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -1 अयोटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर द रिजल्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, z से इसको लिखते हैं a प्लस बी अयोटा। a और b दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, अयोटा आने की वजह से हम इस पूरे नंबर्स की सम को कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। जी अब हमने यहाँ पे देखिए रियल नंबर जब हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 या पॉइंट्स में डिजिट या फ्रैक्शन में, तो पहले हम 1 2 3 4 जब पढ़ते हैं नंबर्स को, उसकी सम एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब चीजें सीखते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन में आ जाते हैं या पॉइंट्स वैल्यूज में की तरफ मूव करते हैं, डेसिमल की तरफ मूव करते हैं, तो उसमें भी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर्स का सेट है तो ऑब्वियसली इसकी एडिशन भी होती होगी, सब्ट्रैक्शन भी होती होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, डिवीजन भी होगी। तो अब इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है उसको हम देखते हैं। अगर वो कह रहे हैं इफ वी वांट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी अयोटा, अगर हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं तो रूल ये कहता है कि आप रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करें, अयोटा को लेंगे कॉमन। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, दूसरा है c प्लस डी अयोटा। अब इसके रियल पार्ट कौन कौन से हैं, a और c रियल पार्ट है, आप a और c को सम करेंगे,
इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, बी और डी को सम करेंगे, आयोटा साथ आ जाएगा कॉमन। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो ए और सी रियल पार्ट है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी और डी इमेजिनरी पार्ट है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे 1 प्लस अयोटा और प्लस 3 प्लस अयोटा है, तो 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, और अयोटा के साथ जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन अयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरे में भी ऐसी है, अयोटा के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस 1 आ जाएगा, अयोटा कॉमन आ जाएगा 2 अयोटा, ठीक है, 4 प्लस 2 अयोटा। रियल पार्ट में रियल पार्ट को सम करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को, ठीक है। 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 1 माइनस 4 अयोटा, 2 और 1 को हम सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 5 अयोटा और 4 अयोटा, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 अयोटा प्लस 4 अयोटा, अयोटा कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 9 अयोटा। तो एडिशन बहुत सिंपल है कि आप रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें और इमेजिनरी में इमेजिनरी। सब्ट्रैक्शन भी ऐसी ही है, रियल में रियल को सब्ट्रैक्ट करें और इमेजिनरी से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम ही है, बस आपने वो पॉज दिए देखने हैं कि हमारे पास एडिशन के जो रूल्स हैं कि प्लस प्लस वैल्यूज दोनों है तो उनको प्लस करते हैं, एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन हम कौन सा यूज करते हैं, बड़ी वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद दोनों वैल्यूज माइनस में है तो हम उनको ऐड करते हैं और जो साइन है वो नेगेटिव का यूज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं, बाकी सिंपल रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है जैसे हम पेयर में दो नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे इसको। वी मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट एज वी वुड मल्टीप्लाई एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई टुगेदर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर x प्लस वाई फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन दिए होते हैं ऐसे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी अयोटा c प्लस डी अयोटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, पहला नंबर उठाएंगे उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के, ठीक है। अब आपके पास क्या है, a है, a प्लस बी अयोटा, ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर है और साथ उसके है c प्लस डी अयोटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्या आ जाएगा ac, a को अयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे, a को अयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ad, ठीक है। उसके बाद अयोटा a वाली वैल्यूज को हमने दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, जब a वाली वैल्यूज को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद अयोटा b हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, अयोटा b को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले सी से तो अयोटा बी सी आ जाएगा, फिर अयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा डी से, अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे अयोटा स्केयर आ जाएगा, बी और डी मल्टीप्लाई होने के बाद बी डी आ जाएगा, ठीक है। और अयोटा स्केयर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के, तो अयोटा स्केयर की जगह हम पुट कर देंगे -1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास a प्लस बी अयोटा और c प्लस डी अयोटा को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, अब ए सी माइनस बी डी रियल है दोनों, तो उन दोनों रियल्स को अलग कर लेंगे, और ए डी और बी सी दोनों मेजरनी है और उनके पास अयोटा है तो अयोटा कॉमन ले लेते, तो ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा ए डी प्लस बी सी फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप नंबर्स देखें 2 प्लस 3 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें हम तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा आ जाएगा, 3 अयोटा से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 अयोटा, और 3 अयोटा से 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा स्केयर आएगा। जब अयोटा स्केयर आएगा उसकी जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है। -1 के बाद हमारे पास आंसर जो है वो -6 आ जाएगा, 6 में से 6 माइनस किया तो 0 आ गया, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 13 अयोटा। मतलब इस नंबर का रियल पार्ट कोई नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में इसका आंसर आया, इसका इमेजिनरी पार्ट है 13, ठीक है। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा वी डिफाइन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू b। अब z जो है a प्लस बी अयोटा फॉर्म में नंबर है, उसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, a माइनस बी अयोटा। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर देना, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। इट इज वेरी यूजफुल सिंस द फॉलोइंग आर रियल। कहने के अगर आपके पास ये जो रिजल्ट है ये बहुत यूजफुल है, और इसके अगर आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को सम करें तो आंसर हमारे पास हमेशा रियल नंबर आता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को
और उसके कॉन्जुगेट को सम करें तो आंसर रियल आता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर हमारे पास रियल आता है। तो ये वैल्यूज, ये जो पॉइंट्स हैं दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को, कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट वैसे ही रहता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो ये भी आपके एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उससे आपसे उसका कॉन्जुगेट पूछा जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या है, और फिर conjugate of two of complex number and sum of complex number and its conjugate is always a real number, and the product of a complex number and its conjugate is always a real number. मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के इसको किससे डिनोट करते हैं, मॉडुलस क्या होता है, हमारे पास एक तरह से मैग्नीट्यूड होगी, उसमें मैग्नीट्यूड में ये वैल्यूज आती होती, उसका फार्मूला ये बनेगा हमारे पास कि इसकी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी और जी स्टारिक से, मतलब जी कॉन्जुगेट से, जी और जी कॉन्जुगेट का स्केयर रूट ले या जी की मैग्नीट्यूड फाइंड करें, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है। ये कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें इसको सॉल्व किया हुआ है, इसके मॉडुलस दिया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट को हमने क्यों पढ़ा है, कॉन्जुगेट जो है ये डिवीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन में यूज होता है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन जो है वो इसके कॉन्जुगेट के बगैर नहीं हो सकती। द ट्रिक फॉर डिवाइडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन भी इसकी सिंपल थी, ठीक है, पेयर वाइज से मल्टीप्लाई कर रहे थे। डिवीजन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है कि हमें क्या करना होता है, हमें डिवीजन में नंबर है मीन वो फ्रैक्शन फॉर्म में ऑब्वियसली लिखे होंगे, हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेना है और न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसका लेंगे कॉन्जुगेट और उसको नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z1 बाय z2 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको जब हम z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो z1 z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा, z2 z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो z2 और z2 को कॉन्जुगेट आएगा, को मल्टीप्लाई करेंगे ना, और हमने ऊपर ये इक्वेशन पढ़ी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से हमेशा रियल नंबर आंसर आता है, तो इट्स मीन डिनोमिनेटर में हमारे पास आंसर रियल आ जाएगा, ठीक है। 1/i कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम ये नहीं कह सकते कि 1 तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर जो होता है वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन होता क्या है कि उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, क्योंकि हमने शुरू में ये मैंने आपको बताया कि रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होते हैं। जब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है इसका मतलब है हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास अगर 1 है कोई नंबर तो 1 + 0 एयोटा इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, एयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और 1 को 1 + 0 एयोटा तो ये 1 के इक्वल ही है, ठीक है। तो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब 1/i है, इसका हमने अब डिवीजन में है, इसका डिवीजन डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेना है। डिनोमिनेटर में नंबर है आयोटा, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। अब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, उसकी जगह जब -1 आएगा और एक -1 यहाँ पे सिंबल के साथ है, यहाँ पे है आयोटा के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस आयोटा बाय 1 आ जाएगा और माइनस आयोटा बाय 1 हमारे पास माइनस आयोटा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा और 1 + 2 आयोटा, इनको डिवाइड किया हुआ है, तो हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1 + 2 आयोटा, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 2 + 3 आयोटा को 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर देख चुके हैं, पेयर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे, 2 को -2 आयोटा से करेंगे, फिर 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है इसमें सिंपल फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज होगी हमारी a + b और a - b क्या होता है, a² + -b², 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई भी करें ना तो उससे भी आपका ये आंसर आ जाएगा, मतलब आपके पास अगर सिंपल मल्टीप्लाई करें, फार्मूला हम अप्लाई नहीं करते, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को -2 आयोटा से -2 आयोटा, 2 आयोटा को 1 से 2 आयोटा, और 2 आयोटा -2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और 2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 1 + 4 5 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है।
अब कॉम्प्लेक्स आर्गन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स आर्गन हमारे पास ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। ये जो चीजें हैं ना नेक्स्ट वाली, ये एसएससी वाले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाकी हैं 14 15 स्केल वाले जो जनरल मैथ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए, जो ऊपर तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन की, या कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ठीक है। और इस प्लॉटेड इसको हम एक्स वाई एक्सिस पे भी प्लॉट कर सकते हैं। हमारा जो रियल पार्ट होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। मतलब हम वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस का नाम देते हैं और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस का नाम देते हैं, और इस तरह हम इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फील्ड इज कॉल्ड एन आर्गन डायग्राम नेम्ड आफ्टर स्विस मैथमेटिशियन जैन आर्गन। स्विस मैथमेटिशियन जैन आर्गन के नाम पे इसको आर्गन डायग्राम का नाम दिया जाता है। अगर हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने आर्गन डायग्राम में शो करना है, तो हम रियल पार्ट की तरफ 3 यूनिट्स मूव करेंगे, ठीक है, रियल एक्सिस की तरफ, और 2 यूनिट्स मूव करेंगे इमेजिनरी एक्सिस की तरफ। तो ये 3 प्लस 2 आयोटा की रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में दिखाई गई है। इसके पास अगर हमारे पास पॉइंट है 4 माइनस 5 आयोटा, तो 4 यूनिट्स हम मूव करेंगे रियल एक्सिस की तरफ, और -5 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस की तरफ। तो ये 4 माइनस 5 आयोटा की रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है ये। और -2 माइनस आयोटा की अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम -2 यूनिट मूव करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब रियल एक्सिस के अलोंग, और -1 यूनिट मूव करेंगे हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग। तो ये -2 माइनस आयोटा की रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने आर्गन डायग्राम में शो कर सकते हैं एक्सिस पे। ये याद रखना है कि रियल एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा, और इमेजिनरी एक्सिस जो है हमारे पास वो वाई एक्सिस है। नेक्स्ट देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यही है, ठीक है। कंसीडर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। एज रिप्रेजेंटेड इन एन आर्गन डायग्राम द पोजीशन ऑफ a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कोऑर्डिनेट 3 4। a जो पॉइंट है इसकी पोजीशन क्या होगी 3 4। इसको अगर पेयर में लिखेंगे, ठीक है, द कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, और इन टर्म ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन OA। अगर इसको पाइथागोरियन थ्योरम हम यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास जो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होती है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज है ये हमारे पास आर कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी ओ का ए से, ठीक है। इसको आर का नाम देते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड यही होती है कि आप रियल पार्ट का स्क्वायर लें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लें और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है। जी मॉड इज रीड एज अ मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। इसको मॉडुलस भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का तरीका भी पता चल गया यहाँ से। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा आप इसका मॉडुलस फाइंड करें, उसका मेथड भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें देखिए जब हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो अब हमें एक मैग्नीट्यूड तो पता चल गई, ठीक है, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए हम एंगल देखेंगे, तो एंगल थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। y यहाँ पे 4 है, 4 यूनिट्स y एक्सिस अगर मूव करें, x यूनिट जो है वो 3 है, तो टेन इनवर्स 4/3 की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास एक्सिस एंगल आ गया, डिग्री में उसकी रेडियन में कन्वर्जन की हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एंगल। The parameters z and argument of z are in fact the equivalent of polar coordinates r theta। अब r देखिए वो r के इक्वल है, और थीटा अगर हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक नए कोऑर्डिनेट्स में ले आते हैं r थीटा की फॉर्म में, तो z मॉड r के बराबर है और आर्गुमेंट ऑफ z जो है हमारे पास वो थीटा होता है। देयर इज अ सिंपल कनेक्शन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म एंड द कार्टेशियन फॉर्म। अब पोलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में एक रिलेशन होता है जिन्हें इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू r cos थीटा और b इज इक्वल टू r sin थीटा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को z को रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, तो z की पोलर फॉर्म क्या होगी, a प्लस बी आयोटा। a जो है r cos थीटा की इक्वल है, b r sin थीटा है, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हम r को कॉमन लेने तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा आ जाएगा। अब जो z का कॉन्जुगेट है r के बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इट इज मोर यूजुअल टू एक्सप्रेस द एंगल थीटा इन रेडियन, और थीटा को हम रेडियन में शो करते हैं। नोट आल्सो दैट इन कन्वेंशन टू राइट आयोटा बिफोर साइन थीटा, वो कह रहे हैं कि आयोटा साइन थीटा हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रेफरेबल इसकी बजाय हम लोग साइन थीटा आयोटा भी
नोटेशन जो है वो सेम है। प्रॉपर्टीज को देखा गया है कि जो फिगर है हमारे पास, ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को नोट कर रही है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में पोलर फॉर्म को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस मॉडल होता है, मॉडल्स का यहाँ पे फार्मूला भी गिवन है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लें, ये मॉडल्स कहलाता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। ये हमने भी इक्वेशन देखी थी कि z का जो मॉड है वो z कॉन्जुगेट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अगर आप उस इक्वेशन को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस को, थीटा को, आर्गुमेंट को, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जो एंगल है थीटा दैट द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू z मेक विद द पॉजिटिव एक्सिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट, ये एंगल जो है आर्गुमेंट कहलाता है। वी कैन ऐड एनी डिजिट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई टू द आर्गुमेंट ऑफ z, द रिजल्ट इज अनदर आर्गुमेंट। अगर एक एंगल फाइंड कर लिया उसमें 2 पाई ऐड करते भी जाएं तो वो नए एंगल जो है वो आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वो डिफाइन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z से। नेक्स्ट हमारे पास ये पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। अब वो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी पोलर फॉर्म गिवन है तो हम उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे हमने r1 और r2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके एंगल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे और ये सिंपल जो हमारे पास पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हमने की है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम ओपन करेंगे, कॉस की और साइन की और एक्स की वो यूज करेंगे। कॉस थीटा की टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है हमारे पास 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल, मतलब इवन पावर्स में आएगी, ठीक है। साइन थीटा की टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल थीटा 5 बाय 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में आती है। ये आपको याद होनी चाहिए। कॉस थीटा और साइन थीटा की टेलर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हम e की पावर आयोटा थीटा है जो है हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। इसके हमने जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन नहीं फाइंड आउट करेंगे वो e की पावर आयोटा थीटा की एक्सपेंशन होगी, तो e की पावर आयोटा थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और इस फार्मूला को आइलर फार्मूला भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने इसको कि e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा हमारे पास आइलर फार्मूला कहलाता है। और जो लोग लेक्चरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से कॉम्प्लेक्स थ्योरी का जो कोर्स है उसकी कंप्लीट एनालिसिस इसमें हो जाएगा, ठीक है। Since any complex number can be written in the form of z is equal to r cos theta plus iota sin theta, it follows from the Euler formula that any complex number can be written in the exponential form. हम हर एक्सपोनेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां से हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बना सकते हैं। देखिए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा किसकी इक्वल है, e की पावर आयोटा थीटा के, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो क्या होगी, z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। ऊपर आइलर फार्मूला याद करें, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की आ जाएगी। पहले हमने पोलर फॉर्म पढ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके बाद अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का की पावर n ले लें, ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा की पावर n लें तो e की पावर n आयोटा थीटा आ जाएगा। मतलब अगर आप cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n लें तो इसको हम ओपन करते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, इसको डिमॉर्स फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइलर फार्मूला से हमने एक न्यू फार्मूला जनरेट किया जिसको डिमॉर्स फार्मूले का नाम दिया जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे पास अगर हमें 16 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके रूट्स फाइंड करने हो, फोर्थ रूट फाइंड करने हो, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है कि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका उसकी जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है, ठीक है, उस रियल पार्ट की nth रूट फाइंड करेंगे, सिंपल, ठीक है, उसका, और उसके बाद e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है। थीटा हमारे पास जो एंगल है वो होगा और थीटा हम फाइंड करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z से। आर्गुमेंट ऑफ z से हम थीटा फाइंड करेंगे, उसमें 2k पाई ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे n से, मीन उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे n हमारे पास 4 है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको इसकी फॉर्म जब एक्सपेंड करें तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, e की पावर आयोटा पाई थीटा की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम पहले लिखेंगे पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 e की पावर आयोटा पाई थीटा आ जाएगा cos पाई थीटा प्लस पाई बाय 8 प्लस आयोटा पाई sin पाई बाय 8, ठीक है। अब हम इस cos पाई बाय 8 और आयोटा sin पाई बाय 8 की करेंगे वैल्यू कैलकुलेट। तो वैल्यू कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं कि इसको cos का
हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉस का हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ये सारी नोन होनी चाहिए, ठीक है। हाफ एंगल फार्मूला हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास 16 आयोटा या 4 स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट इजिली हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लोगारिथम फाइंड करने के लिए हमें ये इक्वेशन बहुत जरूरी है। log z, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका हमें लोगारिथम फाइंड करना है तो log z क्या आ जाएगा, हम log z का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। z का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं, प्रिंसिपल लोगारिथम ऑफ माइनस ई स्क्वायर आयोटा अगर हमें फाइंड करना हो तो अब इसका सबसे पहले हमें थीटा फाइंड आउट पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला में आर्गुमेंट ऑफ z हम यूज करें, आर्गुमेंट ऑफ z हमारे पास tan इनवर्स y बाय x होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जो है इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस e की पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसमें देखें tan इनवर्स 0 बाय माइनस ए स्क्वायर बाय 0 आ जाएगा, ठीक है। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी आता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो वो पाई बाय 2 आती है, ठीक है। माइनस की वजह से यहाँ माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 इसका आर्गुमेंट है, ठीक है। अगर हम z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे z जो है माइनस ई स्क्वायर आयोटा था, यहाँ से हमने आर्गुमेंट ऑफ z तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, log z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z मॉड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आयोटा स्क्वायर ही आएगी ऑब्वियसली, आयोटा और आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू लिख देंगे तो ये हमारे पास प्रिंसिपल लोगारिथम फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे कि हम यहाँ से इसकी हाइपरबोलिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से किस तरह सेम है और क्या उनमें मुख्तलिफ चीजें हैं, और उसके बाद इंटेग्रल कैसे लेते हैं, लिमिट कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, सिंगुलैरिटीज आती हैं इसमें, पोल्स आते हैं, उसको किस तरह से शो करते हैं। तो ये हम अपने कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसमें से काइंडली आप पूछे, अभी हमारा टाइम है और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछें। जी सर फाबिया का क्वेश्चन है, काइंडली इसका माइक अलाउ करें। मैम माइक ऑन है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जुगेशन समझा दें दोबारा। ओके देखिए हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ठीक है, एक लेट्स सपोज हम लोग नंबर ले रहे हैं 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, दूसरा है 2 माइनस 3 आयोटा, तो हमें इसको पेयर वाइज मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले का रियल पार्ट उठाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको बता देती हूँ, 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा अगर नंबर है तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक पेयर है और दूसरा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले के रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले का रियल पार्ट 2 है, दूसरे नंबर का रियल पार्ट 3 है, रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर पहले के रियल पार्ट को दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा आ जाएगा। फिर दूसरे के इमेजिनरी पार्ट को पहले के रियल पार्ट से, मतलब पहले का एक नंबर उठाया उसको दूसरे दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका दूसरा हिस्सा उठाया है उसको अगले के दोनों से मल्टीप्लाई किया। 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा आ जाएगा, और 3 आयोटा को 2 आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 6 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह तो -1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, 6 और -6 0 हो जाएगा, 4 और 9 आयोटा हमारे पास 13 आयोटा आ जाएगा। फिर हमारे पास जो दो इनमें मल्टीप्लाई करने के बाद 4 डिजिट्स आएंगे जब, तो उन 4 डिजिट्स में से 2 रियल होंगे, 2 इमेजिनरी होंगे। हम रियल को रियल में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रही है वो कर लेंगे, और इमेजिनरी के इमेजिनरी के साथ जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रही है वो कर लेंगे। क्लियर हुआ है कुछ? जी मिस फाबिया। जी मैम समझ आ गई है। ओके एनीवन एल्स? और इसमें जो मैं आपको ग्रुप में मैसेज करके बता देती हूँ कि कौन से वाला टॉपिक में से क्या चीजें एसएससी वालों ने करनी है और जो चीजें आप सबने करनी है।